बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। आज साद रिजवी साहब की रिहाई से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत की और इस बेंच की सबराही चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी साहब कर रहे थे और बेंच में जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब इस बेंच के दूसरे रुकन के तौर पर मौजूद थे। साद रिजवी की रिहाई का जो मामला है, अब ये सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट से लाहौर हाई कोर्ट के पास दोबारा आया है। आज इस केस से पहले, इसकी समाअत शुरू होने से पहले एक जनरल परसेप्शन ये डेवलप हुआ था सराउंडिंग्स में, रिपोर्टर्स में, वकला में। लोग बातचीत ये कर रहे थे कि भाई हुकूमत जो है वो, ये अंदाजे हैं, परसेप्शन, लोगों का ख्याल था कि आज चूंकि अब हुकूमत मामला को तय करना चाहती है और एक तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात करके मामला को सुलझाना चाहती है, तो अदालत के ज़रिए से हुकूमत चाहेगी कि ये रिहाई अमल में आ जाए और इस तरह से मामला जो है वो आगे की तरफ बढ़ें और कोई जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हों। और इसी वजह से आज हुकूमत जो है वो कोई सख्त मौक़िफ़ इख्तियार नहीं करेगी और थोड़ा सा हल्का हाथ रख के साद रिजवी की रिहाई के लिए राह हमवार करेगी। ये एक जनरल परसेप्शन था। अगरचे मैं इससे इत्तफाक नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने आज अहमद अवैस एडवोकेट साहब, जो एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, उनके पास वो 15 मिनट पहले कोर्ट रूम में आ गए हुए थे। तो मैं 11:15 बजे के करीब, 12 बजे इसकी समाअत होना थी, 11:15 बजे के करीब एडवोकेट जनरल साहब वहाँ पर मौजूद थे। तो मैं अहमद अवैस साहब के पास चला गया ताकि मैं जान सकूं कि उनकी स्ट्रैटेजी आज क्या रहेगी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मौक़िफ़ लेने वाले हैं आप? उन्होंने कहा जी हम ज़ाहिर है इसकी मुखालफत करेंगे, साद रिजवी की रिहाई की। तो मैंने कहा कि वो तो करेंगे, लेकिन क्या तासुर ये है कि ज़रा नरम लफ्ज़ों में आप इसकी जो है वो मुखालफत करेंगे ताकि रिहाई अमल में आए और हुकूमत यही चाहती है। तो एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस साहब ने मुझे कहा कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल गलत तासुर है। हम न सिर्फ ये कि इसकी शदीद मुखालफत करेंगे, सख्त मुखालफत करेंगे, और फिर मैंने कहा कि अगर साद रिजवी की रिहाई का हुक्म आ जाता है लाहौर हाई कोर्ट से तो फिर आपकी हिकमत अमली क्या होगी? तो उन्होंने कहा कि फिर हम इसको हाईएस्ट लेवल पर चैलेंज करेंगे इस फैसले को और हम हाईएस्ट फोरम पर जाएंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट में इसको अपील में जाएंगे। तो कहने का मतलब था कि, उनका कहने का मतलब था कि हम इनको छोड़ने वाले, उनको रिहा करने वाले नहीं हैं। तो ये अब इस बैकग्राउंड को मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जब समाअत शुरू होती है तो ये हमारे जहन में था कि हुकूमत क्या सोच रही है, तो ये हमारे जहन में होना चाहिए और कि हुकूमत के जहन में क्या है। तो ये इसका बैकग्राउंड है। अब आ जाए आज की समाअत पर। अगरचे ये मुख्तसर समाअत थी, लेकिन इसमें 2-3 बड़ी काम की चीज़ें हुई, काम की बातें हुई। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस एडवोकेट साहब मौजूद थे और दूसरी तरफ से दरख्वास्त गुजार जो हैं अमीर हुसैन, जो कि साद रिजवी के चचा हैं, उनके वकील मियाँ परवेज़ मौजूद थे। उनके जो बुरहान मुअज़्ज़म जो उनके वकील हैं, दरअसल जो इस केस की पैरवी कर रहे हैं, तो बुरहान मुअज़्ज़म साहब मौजूद नहीं थे, तो उनकी गैर मौजूदगी में मियाँ परवेज़ साहब मौजूद थे, जो गालिबन उनके एसोसिएट हैं या उनकी टीम मेंबर हैं। तो मियाँ परवेज़ साहब जो हैं दूसरी तरफ से आज दलाइल दे रहे थे। जैसे ही ये केस पुकारा गया, इससे पहले एक केस था, 5-7 मिनट उसमें लगे और उसके बाद 12:15 बजे के करीब ये केस जो है वो पुकारा गया। तो जैसे ही ये केस पुकारा गया तो इसमें अहमद अवैस एडवोकेट साहब जो हैं वो उठकर रोस्टम पर आए और दूसरी तरफ से मियाँ परवेज़ साहब भी रोस्टम पर आ गए। आते ही अहमद अवैस एडवोकेट साहब ने कहा कि जनाब ये चूँकि रात को बेंच बना है और इसकी इत्तला हमें सुबह मिली है और रात को देर से यह बेंच बना है, तो इसलिए जी, तो अभी यानी वो कहना चाह रहे थे कि जी चूँकि रात को देर से बेंच बना और देर से बेंच बना और हमें इत्तला भी देर से मिली, तो हमारी इस पर तैयारी नहीं है, तो डेट दे दें। तो पहले जुमले से ही चीफ जस्टिस समझ गए कि डेट मांग रहे हैं अहमद अवैस एडवोकेट। तो इस मामले को ज़ाहिर है चीफ जस्टिस भी समझते थे। उन्होंने कहा कि जी हाँ, इसमें हमारे ऑफिस से भी कुछ कोताही हुई है, कुछ हमें भी देर से फाइल मिली है, आपको इत्तला देर से हुई है, बिल्कुल ये बात तो ठीक है, लेकिन बहरहाल हमने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक डीबी बनाई है। तो अहमद अवैस साहब ने कहा कि मेरी गुजारिश है कि आप हमें रिएक्शन टाइम दें, हमारी तैयारी नहीं है, हमें सुबह ही तो पता चला है। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वो तो ठीक है, मगर जितने प्यार से आपको कहना चाहिए उतने प्यार से आप कह नहीं रहे। अच्छा, ये चीफ जस्टिस साहब ने जब कहा तो खैर हमने भी समझने की कोशिश की कि वो इसको, उनका मकसद क्या है, क्योंकि अहमद अवैस का लहजा सख्त नहीं था, वो गुस्से में नहीं थे, वो बड़े अदब एहतराम के साथ ही बात कर रहे थे। तो इसलिए हम चीफ जस्टिस साहब का ये जो जुमला है उसको समझ नहीं पाए, उन्होंने क्यों कहा कि आपको जितने प्यार से कहना चाहिए आप उतने प्यार से नहीं कह रहे। तो अहमद अवैस एडवोकेट साहब ने कहा हंसते हुए कि नहीं जी, मैं तो इससे भी ज़्यादा प्यार से कहने के लिए तैयार हूँ। खैर ये इतनी सी बात पर आगे चली। चीफ जस्टिस ने कहा कि देखें, हमने पहले ही तस्लीम कर लिया है कि देर से बेंच बना है, हम तो तस्लीम कर रहे हैं इसको, और आपको तैयारी का टाइम नहीं मिला तो देर से बेंच बना, आपको सुबह इत्तला हुई। तो अहमद अवैस एडवोकेट साहब ने कहा कि जी बिल्कुल यही हमारी गुजारिश है, तो अब दरख्वास्त ये है कि आप अगले हफ्ते की तारीख दे दें।
अच्छा, अब देखिए यहां जब अहमद अवैस एडवोकेट साहब ने तारीख मांगी तो वो तमाम लोग जो समझ रहे थे कि हुकूमत आज ही साद रिजवी को रिहा करवाना चाहेगी या हुकूमत की खुद भी कोशिश होगी साद रिजवी रिहा हो ताकि ये एहतजाज खत्म हो। ये जो जेटी रोड के ऊपर हो रहा है, जो मुल्तान रोड पर चीज़ें हो रही हैं तो लोगों को परेशानी है, तो एहतजाज खत्म हो, इसलिए हुकूमत चाहेगी कि आज के आज इसको निपटाए। लेकिन तारीख मांगी गई है अगर हुकूमत की तरफ से, तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत को साद रिजवी को रिहा करने में कोई जल्दी नहीं है या किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इससे जो मैं अब मीनिंग अखज़ करता हूँ वो तो यही है, कम अज़ कम तारीख मांगने का मतलब तो यही बनता है। इसके बाद मियां परवेज साहब फिर बोले पहली मरतबा, उन्होंने कहा कि देखिए जनाब, साद रिजवी इस वक्त इलीगली डिटेन्ड हैं। इलीगली डिटेन्ड का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि 3 माह की नज़रबंदी का हुक्म आया था, नोटिफिकेशन आया था कि इनको 3 माह के लिए नज़रबंद किया जाए, और उन्होंने वो समझते हैं कि 11EEE जो दफात लगाई गई हैं 11EE और 11EEE, उसके मुताबिक 3 महीने के लिए ही किसी शख्स को डिटेन किया जा सकता है। अब चूंकि ये मुद्दत 3 माह से ऊपर हो गई है तो इसलिए उनकी जो डिटेंशन है इस कानून के मुताबिक 11EEE के मुताबिक इलीगल है, क्योंकि वो कानून सिर्फ 3 महीने के लिए डिटेंशन की इजाजत देता है और अब 3 महीने से ऊपर हो गया तो ये इलीगली डिटेन हो गया, यानी अब वो उस कानून जिसके तहत ये डिटेन किया गया था उसके दायरा कार में नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि जी इलीगली डिटेन है, रिव्यू बोर्ड ने भी इनकी नजरबंदी की को एक्सटेंड नहीं किया। इस पर अहमद वैस साहब ने कुछ इंटरप्ट किया, उन्होंने नहीं जी किया है, शायद वो कहना चाहते कि नहीं एक्सटेंड किया है और उस पर कुछ दलाल देना चाहते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा नहीं, पहले आप उनको सुन लें ताकि आपको बाद में जवाब देने में आसानी रहे, पहले आपको सुन लें। तो अहमद अवैस साहब फिर वहां पर खामोश हो गए। मियां परवेज साहब ने कहा कि जब इन्होंने हाई कोर्ट के फैसले पर रिव्यू बोर्ड से रुजू किया था तो इन्होंने रिव्यू बोर्ड ने इनकी दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। यानी एक तो इन्होंने जो 3 महीने के लिए डिटेन किया था वो मुद्दत पूरी हो चुकी है, मामला उससे एक्सटेंड कर चुका है। दूसरा, ये रिव्यू बोर्ड के पास भी गए थे तो उन्होंने भी इनको इजाजत नहीं दी कि आप एक्सटेंड कर ले, तो वहां से भी इनकी एक्सटेंशन तो हुई नहीं है, तो इलीगली डिटेन किया हुआ है। अब चीफ जस्टिस साहब ने एक बड़ा ही अहम सवाल किया, उन्होंने कहा कि जब नजरबंदी में तोसी नहीं हुई तो आपने ये पिटीशन क्यों दायर किया है? अब आप इसको समझ लीजिए। इसका मतलब यह है कि चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि 3 महीने की नजरबंदी का नोटिफिकेशन था, उसके बाद कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, तो जब नोटिफिकेशन ही नहीं आया तो आप ये पिटीशन दायर करके इस नोटिफिकेशन को सेट असाइड करने का हुक्म क्यों दे रहे हैं? क्योंकि नोटिफिकेशन तो एक्सपायर हो चुका है। आप ये क्यों इस्तदा कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन को सेट असाइड किया जाए? वो नोटिस जो 3 महीने के लिए नोटिफिकेशन था वो 3 महीने अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है और वो अपनी मुद्दत पूरी करके खत्म हो चुका है, तो अब आप उस खत्म शुदा नोटिफिकेशन को सेट असाइड करने का क्यों कह रहे हैं? तो लिहाजा पहले तो आप इस दरखास्त के जो आपने दायर किया, पिटीशन दायर किया, इसके काबिल समात होने पर दलाइल दें। तो यहां पर मियां परवेज साहब थोड़े से हमें हड़बड़ाए हुए नजर आए और फौरन उन्होंने फिर कहा कि जी देखें, हमें भी तैयारी का वक्त नहीं मिला जैसे इनको नहीं मिला, तो आप हमें भी तारीख दे दें। यानी मियां परवेज साहब, जिनको जल्दी होनी चाहिए थी साद रिजवी की रिहाई की, उन्होंने भी तारीख मांग ली और उन्होंने भी कहा कि हमें तारीख दें, हम इसकी तैयारी करके आना चाहते हैं। तो इस पर जो है वो अब जो मामला था, इसमें एक और नुक्ता है, वो नुक्ता मैं भी बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो अब चाहते क्या हैं, यानी पिटीशन क्या दायर की गई है। तो मैंने आपको बता दिया ना पिटीशन क्या है। तो इसमें मियां परवेज साहब का अपना व्यू पॉइंट क्या था जब हमने उनसे बाद में बातचीत की और उनसे पूछा कि आपने ये पिटीशन क्यों दायर किया, तो मियां परवेज साहब ने क्या कहा, अपना मौक़िफ़ क्या दिया, जरा ये मुख्तसर सुन लें वो क्या कह रहे हैं, इस पिटीशन को एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं, यानी वो अदालत साहब क्या चाहते हैं, सुने। क्योंकि कोर्ट के सामने ये इशू पेंडिंग नहीं था कि साद रिजवी साहब को रिहा किया जाए, मैंने ये रिक्वेस्ट भी नहीं की। मैं वैसे कोर्ट के इल्म में लाया हूँ कि 11EEE के तहत गवर्नमेंट के पास 3 माह डिटेन रखने का अख्तियार मौजूद था। वो 3 माह का अरसा मुकम्मल हो चुका है। उस 3 माह की मुकम्मल होने के बाद गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू बोर्ड के सामने रेफरेंस भेजना था। वो रेफरेंस भेजा, वो रेफरेंस खारिज होके इन्होंने पिटीशन वापस ले ली। उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जब साद रिजवी साहब के रिलीज़ फोर्थविथ रिलीज़ करने का ऑर्डर फरमाया तो उस ऑर्डर को गवर्नमेंट ने चैलेंज किया था बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने वो ऑर्डर सेट असाइड फरमा के डिवीजन बेंच को हुक्म दिया था कि डिसाइड करें डे टू डे बेसिस पे। आज वो डिवीजन बेंच कॉन्स्टिट्यूट होकर पहली दफ़ा वो हमारी पिटीशन दोबारा फिक्स हुई है। अच्छा, अब ये तो वो कह रहे हैं कि मैं अदालत से ये रजू नहीं कर रहा था, मैं तो अदालत से ये दरखास्त नहीं करता, ये दरखास्त कर रहा था, उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया।
साथ ही साथ उनसे पूछा कि अब आइंदा क्या करेंगे, उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या वो इसी नोटिफिकेशन को सेटिस्फाइड करने के लिए जाएंगे या एक और दरखास्त दायर करेंगे। तो इस पर उन्होंने क्या कहा है ये भी सुन लें। ऐसी सूरत में गवर्नमेंट के पास कोई अथॉरिटी इख्तियार नहीं है कि वो साद रिजवी को फर्दर डिटेन किए रखें। एक बात ये थी। दूसरी बात ये कि ऑनरेबल बेंच ने मुझे हुक्म फरमाया कि देखें, जब 3 माह का अरसा गुजर चुका है, रिव्यू बोर्ड की एक्सटेंशन मौजूद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर एक्सटेंशन दी नहीं है, इनको सिर्फ केस रिमांड किया है, तो ऐसी सूरत में आप इस पिटीशन को कंटिन्यू करना चाहेंगे या आप हेबियस पिटीशन फाइल करना चाहेंगे। तो चूँकि ऑनरेबल बेंच ने खुद भी ये डिस्क्लोज फरमाया कि फ़ाइल रात को लेट जनाब चीफ जस्टिस के पास पहुंची और ये सप्लीमेंट्री लिस्ट में केस फिक्स हुआ था, इसलिए फिर मैंने भी गुजारिश की कि नेक्स्ट डेट तक हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये पिटीशन कंटिन्यू करेगी या फिर हम इसकी जगह पे हेबियस पिटीशन सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये क्वेश्चन था और ये जवाब है। अब यहां इन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया हेबियस। हेबियस का मतलब होता है हब से भेजा, यानी अब या तो अब उन्होंने सोचना है और अपने बाकी वकला से मशवरा करके ये फैसला करना है कि क्या इस पिटीशन में वो उस नोटिफिकेशन को सेट असाइड करने का की दरखास्त करेंगे अदालत से, जिस नोटिफिकेशन को जो है वो पहले ही वो अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है, या फिर एक हफ्से बेजा में रखने की दरखास्त अलग से दायर करेंगे और कहेंगे कि देखिए जी हुकूमत ने साद रिजवी साहब को हफ्से बेजा में रखा हुआ है। अब ये उन्होंने फैसला करना है कि ये अपने केस को कैसे आगे लेकर चलेंगे। लेकिन बहरहाल आज अंदाजा ये हुआ है कि हुकूमत को साद रिजवी को रिहा करने की कोई जल्दी नहीं है, जैसा कि तासुर मिल रहा था या दिया जा रहा था। और दूसरा यह है कि यह मामला फौरी तौर पर निमटने वाला नहीं है, यानी साद रिजवी फौरी तौर पर हमें रिहा होते हुए नजर नहीं आ रहे और यह समाअत जो है वो अब बुध 3 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। तो पहले इसमें यह होगा, यानी अब उसमें पहले तो ये दलाइल देने के जी हम अगर वो इसको कंटिन्यू रखना चाहेंगे, साद रिजवी के चचा के वकील अगर वो चाहेंगे कि जी हाँ हम इसी पिटीशन पर जाना चाहते हैं, तो फिर वो दलाइल देंगे कि ये कैसे काबिल समाअत है। और अगर वो ये समझते हैं कि नहीं वो इस पर नहीं जाना चाहते बल्कि एक अलग से दरखास्त दायर करना चाहते हैं, तो फिर वो अलग से दरखास्त आएगी, तो फिर जाहिर है उस पर कहेंगे जी अहमद अवैस एडवोकेट के अब ये अलग दरखास्त आएगी तो हम इसका जवाब जमा कराने का वक्त दें। तो यूं मामला तभी आगे चलेंगे और सुप्रीम कोर्ट से चूंकि ये अब लाहौर हाई कोर्ट के पास आ गया है तो यहां पर इसको तसल्ली बख्श तरीके से सुना जाएगा। एक बात का इम्कान लगता है और शायद इसका थोड़ा सा हल्का सा जिक्र हुआ भी, इस पर बात करना चाहते थे अहमद अवैस एडवोकेट लेकिन वो कंटिन्यू नहीं हुआ, कि जस्टिस तारिक सलीम शेख जो हैं शायद उनके इस बेंच में होने पर एतराज़ उठाया जाए, क्योंकि जो सिंगल बेंच जिसने ये फैसला दिया था वो यही थे, जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने फैसला दिया था और जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ही 2 रुकनी बेंच में दोबारा बैठे हुए हैं। तो शायद इस पर वो एतराज़ करेंगे, चूंकि ये खुद पहले सुनकर फैसला दे चुके हैं तो इस बेंच का इनको हिस्सा नहीं होना चाहिए। मैं भी वो इस पर एतराज़ करें। बहरहाल जो भी होता है आइंदा देखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।